बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं जो शेरपुर और जो बृजभूषण सिंह जो हैं, इन दोनों के मामलों पे आपसे बात करूंगा, खुल के बात करूंगा और पूरा ये दोनों का मामला भी आपसे समझाऊंगा और आगे क्या हो सकता है इसकी भी बताऊंगा बात। लेकिन शुरुआत हम ऐसा करते हैं कि भाई, ये जो मामला आप देख रहे हैं सामने आया कि जब ये इतनी सारी महिलाएं जो रेसलर्स हैं आज बैठी हुई हैं धरना प्रदर्शन पर, ठीक है। और ये भी इस धरना प्रदर्शन में इसलिए बैठी हुई हैं कि इतना बड़ा जघन्य अपराध जिसे कहा जाता है, महिलाओं पे जो अपराध हो, उसके ऊपर में धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई है, जिनकी रिपोर्ट भी इतना बड़ा धरना प्रदर्शन पिछले जनवरी में इन्होंने किया ठंड में, और फिर इतने दिनों तक ये अब फिर जंतर मंतर पर बैठी रही। तब भी जो है दिल्ली पुलिस ने, जबकि ये एक इतना बड़ा अपराध माना जाता है, इसके तहत एफआईआर दर्ज नहीं की। एक तो ये बड़ा अपराध है, इसकी वजह से ये कानूनन इसकी ज़रूरत हो जाती है कि तुरंत जो है एफआईआर दर्ज करे दिल्ली पुलिस, तो भी नहीं किया दिल्ली पुलिस ने। अगर आप इस हिसाब से पकड़ें कि देश के ओलंपिक मेडल विजेता ये सब खिलाड़ी हैं, इनकी आवाज़ सुन के ही दिल्ली पुलिस दर्ज कर लेती, तो भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया नहीं, ठीक है। अंत में जाके जो है सुप्रीम कोर्ट की, आप कहेंगे फटकार, या सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर होने से, जस्टिस चंद्रचूड़ के प्रेशर होने से, बताइए आज पुलिस मामला दायर करती है, वो भी इतने जघन्य अपराध में, जिसको बुलाया था सेक्सुअल हैरेसमेंट। और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है उसमें एक बच्ची का भी कहा जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वो तो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत ही सीधा ही इतना बड़ा अपराध माना जाएगा कि उसके ऊपर तो जो केस दर्ज करके अभी तक कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी, ठीक है। और जो एमपी है भाजपा का, उसको तो अभी तक पुलिस को जेल में डाल देना चाहिए था। लेकिन आपको पता ही है कि ये पुलिस भी जो है काम किसके प्रेशर में करती है और किसके प्रेशर में नहीं करती है। सरकार के प्रेशर में कितनी ज़्यादा है ये पुलिस, तो अब सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, बात ये है कि ये इस तरह के जो मामले हैं, ये जब इस तरह के बड़े बड़े मामले जब सामने आते हैं समाज में, तब आपको लगता है कि भारत के समाज में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी तरह के कुछ बड़े बड़े रेप के मामलात जो हैं वो सामने आए, निर्भया कांड वगैरह, या कई और मामले आए रेप के सामने, बड़े बड़े, जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। तब आपको लगता है कि इस तरह के मामला जो है किस तरह का निम्न स्तर का जो है काम चल रहा है देश में। लेकिन इस तरह के मामले तो दुनिया भर के पड़े हुए हैं देश के अंदर में, जो आवाज़ न मीडिया तक उतनी ऊपर तक पहुंच पाती है, और न कोई टीवी चैनल में आ पाते हैं, न जिसकी कोई स्टोरी बन पाती है, ठीक है दोस्तों। तो असल में बात यह है कि इस तरह के जो मामलात हैं, इसी से देश भरा पड़ा है दोस्तों। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये तो कुछ एक खबरें ऐसी ऐसी आ जाती है, तब आपको लगता है कि भाई ये इस तरह कैसे हो रहा है, ठीक है। जब कोई मामला बहुत बड़ा तूल पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा मीडिया बाजी हो जाती है मामले की, तब आपको लगता है कि इतना खराब हो रखा है हमारे देश का समाज, इतना खराब वातावरण है। तो दोस्तों, कुल मिला के देखिए, वातावरण तो बहुत खराब ही है देश का। वो तो कुछ मामला सामने आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये हुआ। तो ये है देश की हकीकत। अब दूसरी बात यह है कि देश की हकीकत ऐसी क्यों है दोस्तों, तो उसका कारण भी जो है भारत की जनता ही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जो है, एडीआर, उसकी रिपोर्ट आई है, उसके अंतर्गत करीब करीब 50% जो है एमएलएज भारत में,
4,000 एमएलएज में 50% जो एमएलए हैं करीब करीब, उन सब के ऊपर में इतने बड़े बड़े मामला दर्ज हैं, आज इतने बड़े कॉग्निजेंस दर्ज हैं कि जिसका हिसाब किताब आप सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। अब आप बताइए, इतने बड़े बड़े अपराधी 50% एमएलएज की जनसंख्या के 50% जो एमएलएज हैं आपके, वो अगर इतने बड़े बड़े अपराधी हों तो भारतवर्ष में कहाँ से आप सोचेंगे कि इंसानियत का राज होगा? यहाँ क्या जंगल का राज नहीं होगा? आप बताइए। तो ऐसे जो लोगों को आप संवैधानिक पद पे चुन के भेजते हैं, तो हम भेजते भी तो हम ही है दोस्तों। समाज में हम जो जनता है, हम ही तो चुन के भेजते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि इन सब समाज में जो भी कृतियां हैं, ये खराबी हैं समाज की, इन सब को पनपने और पैदा करने के जो कारक हैं वो सब हम ही होते हैं, जनता ही होती है। आप अगर किसी भी पार्टी वगैरह को अगर ये छोड़ दे दिमाग से कि भाई मैं इस पार्टी को वोट करता हूँ, मैं उस पार्टी को समर्थन करता हूँ, इस पार्टी को समर्थन करता हूँ, इसको छोड़कर अगर आप इस हिसाब से हमेशा देखें कि सबसे अच्छा जो कैंडिडेट है, जो सही कैंडिडेट कौन है, ठीक है, 4 लोग 5 लोग होंगे, उसमें अगर 4 खराब होंगे तो एक तो अच्छा होगा उनमें। अगर एक भले अच्छे कैंडिडेट को आप अगर समर्थन प्राप्त करवा के वोट देकर उसे संवैधानिक पोस्ट देंगे, एमएलए एमपी बनाएंगे, ठीक है, तो भारतवर्ष का समाज क्या अच्छा नहीं होगा? लेकिन आप और हम तो सोचते ही नहीं है ये सब बातें। आप और हम तो सिर्फ कसम खा के बैठे हुए हैं कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूं। हम ये नहीं समझते हैं कि जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठेगा कोई आदमी एमएलए एमपी के रूप में, ठीक है, तो वो अगर खराब रहेगा आदमी, तो उसमें जो है प्रशासन पार्टी चलाएगी या वो व्यक्ति चलाएगा? तो खराब आदमी तो खराब के कृत्य काम जो करके आया वही करने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें खुद अपने गिरेबान पे झांकना पड़ेगा कि हम किस तरह के लोगों को ऊपर भेजते हैं। हमें बिल्कुल ये भूल जाना चाहिए कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, उस पार्टी को मैं समर्थन करता हूँ, उस राजनीतिक दल को मैं सपोर्ट करता हूँ। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके यहाँ पे कोई भी एमपी एमएलए कोई भी खड़ा है, उनमें सबसे जो अच्छा या सही आदमी कौन है। हो सकता है उसको किसी पार्टी ने टिकट ना दिया हो, लेकिन आप लोगों के एरिया में तो आपको पता होगा कि ये निर्दलीय भी खड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन ये है अच्छा भला व्यक्ति। तो आप उसे समर्थन अगर सब मिल के देंगे तो कैसे वो जीत के नहीं बनेगा एमएलए एमपी? आप बताइए। तो बात यही है कुल मिला के दोस्तों, कि हम जैसा बोएंगे, जैसे कहते हैं कि बबूल का आप पेड़ बोएंगे तो फल आपको आम कहाँ से मिलेंगे? बबूल ही मिलेंगे। तो पूरी गलती सब तरीके से आप देख लीजिए दोस्तों, हमारी, आपकी, समाज की, हमारी जनता की, हम लोगों की है, ठीक है। दूसरी बात, आप इसी तरह देख लीजिए हरियाणा में भी इतना बड़ा बड़ा जो जगन ने अपराध किया हुआ, आपके राम रहीम जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है दंडित कर दिया है, उसको भी जो है हरियाणा की सरकार याचिका देती है कोर्ट में कि भाई इनको आप जो है एक बार पेरोल वगैरह पे छूट दे दीजिए, छुट्टी पे जाने दीजिए जेल से निकल कर। और सरकार कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में लिख के देती है। अब जिस व्यक्ति को इतना बड़ा अपराधी कोर्ट ने मान के दंड दे दिया हो, उसके लिए अगर आपकी सरकार लिख के देती है कि हमें दिक्कत नहीं है और आप इसे जो है जेल से बाहर जाने दीजिए थोड़े दिनों के लिए, तो आप बताइए किस तरह की सरकार जो चल रही है। वो सरकार इसलिए उसके लिए मांग रही है पेरोल या जेल से छूट, क्योंकि वो सरकार भी जानती है कि आप लोग ही समर्थन करते हैं उसको, तो आप लोग उस सरकार को वोट देंगे आने वाले दिनों में। तो वहां भी फिर वही बात आती है कि पार्टियां और सरकारें भी हम जनता को ही देखती है कि भाई जनता किसको सपोर्ट कर रही है।
इसलिए उसके लिए जो है याचिका देती है कोर्टों में कि भाई ठीक है, इस बाबा जी को आप छुट्टी दे दीजिए, जेल से थोड़ी छुट्टी पे जाने की मोहलत दीजिए। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि हमें खुद पे, अपने आप पे, पूरी जनता को सोचना पड़ेगा। हर राजनीति की पार्टी को समर्थन देने के बजाय कि आप जो है एक अच्छे लोगों को समर्थन दीजिए समाज में, तब आपका समाज सही होगा। और आपको जो है ये जो समस्याएं और इस तरह का इतनी गिरी हुई जो आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था, ऐसी नहीं दिखाई देगी। भारतवर्ष के लिए वही ठीक रहेगा। तो पहले तो दोस्तों ये सब बातें हो गई, थोड़े ज्ञान की कह लीजिए, या मन की बात हमारी और आपकी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात ये है कि मन की बात के अलावा जनता की बात करनी बहुत जरूरी है। तो हम आ जाते हैं दोनों मसलों पर। सबसे पहला मसला जो है बृजभूषण शरण सिंह वाला मामला। तो बृजभूषण शरण सिंह वाला मामला जो है, इस मामले में दोस्तों बहुत ही कानूनन गलतियां हो रही है कानून के द्वारा ही, पुलिस के द्वारा ही, कि ऐसे अपराध में लिप्त लोग जिनके ऊपर में 40-40, 50-50 मामले दर्ज हों, और जिनके ऊपर में महिलाएं और बच्चों का जो है शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट आई है सामने, ठीक है, उसको जो है अभी तक तो जेल में डाल देना चाहिए पुलिस को, जो अभी तक नहीं डाल रही है। तो इसके पीछे में क्या कारण है? इसके कारण पीछे में ये है कि इस मामले में जो देखा जा रहा है, संरक्षण केंद्र सरकार भी दे रही है, और इस मामले को, इस एमपी को जो देखा जा रहा है, संरक्षण स्टेट की गवर्नमेंट यानी आदित्यनाथ सरकार भी दे रही है। केंद्र इसलिए दे रही है क्योंकि इस एमपी के द्वारा जो है 4 से 5 सीट निकल के आ जाती है आराम से, जो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मदद करेगी सरकार बनाने में। 4-5 सीटें, एमपी की 4-5 सीटें, और 2024 के चुनाव में, इसलिए मोदी सरकार भी जो संरक्षण दे रही है। इसीलिए दिल्ली की जो पुलिस है वो अभी तक हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट की फटकार से रिपोर्ट लिखी थी उसने, जबकि इसको तो अभी तक अब तो कर देना चाहिए अंदर, कम से कम अभी भी नहीं कर रही है, और ये मजे से घूम रहा है ये एमपी। दूसरी बात जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो हो गई आदित्यनाथ सरकार, वो भी जो है इसको समर्थन ऐसे कर रही है कि पुराना ये भाजपा में नेता है, लीडर है, और इसका बाहुबल है वहां पर। और सबसे जरूरी है कि इसकी जो जातिगत समीकरण है, जो कहते हैं कि राजपूत जाति क्षेत्र में, जो राजपूत वर्ग में इसका बोलबाला माना जाता है। अभी ये भी कहा जाता है कि ठाकुरों की सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो ठाकुरों का वोट बैंक के हिसाब से भी जो है इसको माना जा रहा है आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, इसलिए वो सरकार भी अपनी तरफ से संरक्षण दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो संरक्षण तो जो है केंद्र सरकार का भी दिखाई दे रहा है, और संरक्षण दिखाई दे रहा है राज्य सरकार का भी, और दोनों तरफ का कारण यही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, अब ये तो जनता, अब मैंने पहले ही जैसे कहा था कि जनता अपनी जाति पाति के हिसाब से वोट ना दे, मैं उस पार्टी को समर्थन करता हूँ, इस पार्टी को समर्थन करता हूँ, ये भूल कर एक अच्छे आदमी को वोट दे, जाति पाति को छोड़कर वोट दे, अच्छे आदमी को सेलेक्ट करे, तो इस तरह के तो कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर तो सरकार आज तक इसको अंदर ही कर देती, पुलिस भी अंदर कर देती। लेकिन बस वही है कि जनता, जो ठाकुर होंगे वो ठाकुरों को देख के वोट देते हैं, चाहे वो व्यक्ति निम्न स्तर का हो, जिसकी आचरण बिल्कुल गलत हो, और आचरण तो बहुत छोटी बात है, जो आपराधिक बड़े बड़े मामलों में जिसके हाथ रहे हो, ऐसे आदमी को आप सोचते हैं कि ये मेरे जाति का है तो इसे जो है मैं सब वोट दूं। अगर जनता के दिमाग से ये चीज़ नहीं हटेगी तो ये सरकारें ऐसा ही करती रहेगी। तो ये दोनों तरफ से संरक्षण है, केंद्र और राज्य की तरफ से, ये बृजभूषण शरण सिंह मामले में। तो इसकी वजह से तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इसको, इस मामले में इसको अंदर कोर्ट के अलावा तो
डालना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्रशासन तो कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि डबल इंजन की सरकार लग गई है इसको बचाने के लिए। तो ये तो है बृजभूषण शरण सिंह वाला मामला दोस्तों। और अब दूसरे में आ जाते हैं कि शेरपुरा जो है, जिसको गीदड़ की तरफ दबोच के पकड़ लिया गया। अब देखिए, शेरपुरा के मामले में आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत प्रधानमंत्री आवास के पास में रहता था और कुछ राजनीतिक लाइजनिंग वगैरह का ये काम करने वाला व्यक्ति था। तो देखिए, इसमें तो कोई वो बात, दिक्कत वाली बात है नहीं। जब से आप देख रहे हैं 2014 की सरकार आई है, तब से इस तरह के लोग ही आपको दिखाई देते हैं। कोई अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का अफसर बता के और वहाँ पे जेड कैटेगरी सिक्योरिटी प्राप्त कर लेता जम्मू कश्मीर में। और अभी ये शेरपुरा जो है, इसको गीदड़ की तरफ पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा, एसआईटी के द्वारा। तो इस तरह के लोग तो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो ये इस तरह की तो सरकार चल रही है जिसमें दलाल ज़्यादा हैं, ठीक है, और सही व्यक्ति कम है। अब इस मामले में भी आपको मैं बता देता हूं कि ये मामला में ऐसा है कि भले ये व्यक्ति जो है शेरपुरा, ये जरूर कहीं ना कहीं से केंद्र के कांटेक्ट में रहा होगा, क्योंकि गुजरात में पहले से भी इसके कनेक्शन रहे हैं। जो मेरे जो तंत्र हैं उससे भी सारी जो खबरें आ रही है उस हिसाब से कि ये जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब भी एक्टिव था गुजरात में और कुछ धंधा किया करता था इस तरह से। और ये जो बैंक्स जो हैं, स्टेट बैंक वगैरह का 300-400 करोड़ का लोन वगैरह, ये सब लेना देना इस तरह सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग और कुछ उद्योगपतियों का मामला सुलटाना, ये सब काम किया करता था। तो संरक्षण तो इसे प्राप्त तो था केंद्र की सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन ये व्यक्ति जो है अब सपने देखने लग गया था एमएलए बनने का या एमपी बनने का, उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से जो सिन्हा जी जो हैं आपके जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल गवर्नर बने हुए हैं, उनके क्षेत्र से ये अब सपने देखने लग गया था एमएलए एमपी बनने की। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हो गई नेताओं के बीच में, भाजपा के नेताओं के बीच में, यानी कि जम्मू और कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनमें और इस शेरपुरा में। तो अब एक नेता तो दूसरे नेता को पनपने देगा नहीं अपने इलाके में। तो कहीं ना कहीं से उन्होंने जो है ये जरूर तिगड़म बिड़ाया होगा राज्य सरकार से। और राज्य सरकार में भी आपको जैसे खबरें आ ही रही है कि योगी आदित्यनाथ का बड़ा इच्छा हो रखा है प्रधानमंत्री बनने के लिए 2024 में। तो ये अभी जो आदित्यनाथ की जो प्रधानमंत्री की लड़ाई चल रही है मोदी से, इसमें अगर आदित्यनाथ सरकार की तरफ से अगर जो आपके केंद्र में जो मोदी सरकार का के संरक्षण में रहा हुआ व्यक्ति अगर उसे अंदर किया जाए, तो ये केंद्र सरकार को एक तरीके से दबिश में डालने का काम हो जाता है। तो उसके अंतर्गत जो है आदित्यनाथ सरकार ने भी इस तरह का काम करवाया होगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर, तब जाके इसे अचानक उत्तर प्रदेश में धर दबोचा गया। तो उपराज्यपाल जो है सिन्हा जी, उनका तो भाई मनोज सिन्हा जी, उनका ये रहा होगा कि भाई दूसरा कोई पनप न जाए मेरी एरिया में नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और योगी आदित्यनाथ सरकार का ऐसा इंटरेस्ट रहा होगा कि ये शेरपुरा जो है ये मोदी सरकार के अंतर्गत संरक्षित व्यक्ति है, तो इसे दबाने से एक तरह की जो है दबिश हो जाती है केंद्र के ऊपर में, मोदी जी के ऊपर में एक दाव दिखाई पड़ता है कि आदित्यनाथ जो है प्रधानमंत्री के लिए ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार अपने आप को घोषित करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये दो कारणों से इसके ऊपर में हाथ डाला गया है। तो देखिए दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह का मामला और ये जो मामला शेरपुरा वाला मामला, ये दोनों मामलों में मैं आपको बता देता हूँ
कि बृजभूषण शरण सिंह वाला जो मामला है वो कानूनी जो प्रक्रिया है वो तो बहुत, उसके हिसाब से तो बहुत ही कानून की अवहेलना हो रही है कि इस तरह के मामले आने के बावजूद जो इस व्यक्ति को अंदर नहीं डाला जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ा संरक्षण है, स्टेट गवर्नमेंट का भी दिखाई देता है और केंद्र सरकार का भी दिखाई देता है। तो ये मामला तो जब तक कोर्ट और जज इसके पीछे न पड़ेंगे नहीं, तब तक जो है इस मामले में कुछ आगे बढ़ना, कुछ हो जिसको कहते हैं कि जस्टिस मिले, न्याय मिले, वो तो थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब जज और सुप्रीम कोर्ट आगे भिड़े रहें और साथ साथ में जो याचिका करता है, जो जनता का सपोर्ट है वो भी बना रहे, तब जाके इस मामले में कुछ न्याय दिखाई देगा भारतवर्ष को। और रही बात शेरपुरा वाला मामला, तो वो तो मामला पूरा राजनीतिक मामला है, ठीक है, उसमें जनता का कुछ लेना देना है नहीं। और ये तो राजनीतिक दाव पेच है, एक दूसरे को राजनीतिक उसमें दबाने की बात है। मैंने बता ही दिया, समझा ही दिया आपको दोस्तों। तो ये दोनों बातें बताई मैंने दोनों मामलों में दोस्तों। तो दोस्तों आप ये जो बात है मेरी विश्लेषण, इसको और भी अपने मित्रों और दोस्तों में बढ़ाएं, फैलाएं, तो उनको भी पता लगेगा अंदर की बात क्या है। और आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छी बातें ही आपको बताता हूँ, अच्छा विश्लेषण करके बताता हूँ और आपको सही राह बताता हूँ दोस्तों, जिस वजह से जो है भारत कैसे अच्छा हो सकता है। कम से कम हमारे भविष्य के लिए तो हम अच्छा बनाए भारत को, ये तो हमारी सोच रहनी चाहिए। मैं खुद अपने आप को गांधीवादी मानता हूँ, ठीक है। अब गांधीवादी शब्द में इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि गांधीवादी में आ जाता है नॉन वायलेंस, ठीक है, और कम से कम जो है जरूरत के हिसाब से रहना। तो ये दोनों चीजों को अगर आप गांधीवादी शब्द का प्रयोग में गांधीवादी शब्द के हिसाब से समझते हैं, तो मैं इस शब्द को यूज ले रहा हूँ। तो आप को ये बताऊं कि मैं गांधीवादी ही हूँ, लेकिन देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो गांधीवाद को ही हमें समर्थन देना होगा, क्योंकि नॉन वायलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हम कम से कम जो है चीज़ों की लालसा रखें, कम से कम चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है। गांधी जी ने तो अपने वस्त्र तक दान कर दिए थे, छोड़ दिए थे, तो हम कम से कम अपनी ज़रूरतें तो कम रख सकते हैं कम से कम। तो अच्छे विचार आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।